हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। जैसा कि इस समय हम सभी पीएमएसएसवी छात्रवृत्ति 2023 की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें आज हम कक्षा 9 के लिए साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के 30 प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि एनसीईआरटी बुक से लिए गए। तो आइए फटाफट तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन एक कोशिकीय जंतु है? अमीबा, पैरामीशियम या उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। और अगर आपने ऑप्शन चुना है सी यानी दोनों, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि एक कोशिकीय जो जंतु है अमीबा और पैरामीशियम दोनों है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला प्रश्न है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 7.5 मीटर, 8.5 मीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर। और अगर आपने इसका सही आंसर पढ़ा है ए 7.5 मीटर, तो आप बिल्कुल सही हैं, तो यही आंसर आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जुगाली करने वाला जंतु। तो जुगाली आप लोग समझ रहे होंगे, जो खाना खाने के बाद जंतु अपना मुंह चलाते हैं उसी को जुगाली बोलते हैं। कुत्ता भी नहीं है, हाथी भी नहीं है, बिल्ली भी नहीं है, गाय है। तो जो गाय है ये जुगाली करती है, ये सभी को मालूम है। गाय है, बैल है, बकरी, ये सभी जुगाली करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पादपों से प्राप्त रेशे, यानी जो पादप होते हैं पौधे, उनसे जो रेशा मिलता है वो शन होता है, कृत्रिम रेशा होता है, ऊन होता है, पॉलिस्टर होता है। न तो कृत्रिम रेशा होता है, ना ही वो ऊन होता है, ना ही पॉलिस्टर। एक आपने पढ़ा होगा पटसन, तो ये पटसन से प्राप्त होता है, तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। रेशम का रेशा उत्पादित होता है ऊंट से, भेड़ से, रेशम कीट से या उपयुक्त सभी। तो जो ये रेशम होता है, ये रेशम का कीट होता है जिसे शहतूत के पेड़ पे पाला जाता है, और उसी से जो है रेशम प्राप्त किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का मात्रक क्या है? न्यूटन है, कैलोरी है, या मीटर, या फिर पास्कल है? सभी को मालूम है कि अगर ऊष्मा जो है उसका मात्रक जो होता है कैलोरी, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ पर देखिए बी में दिखाई पड़ रहा होगा, तो यही आंसर आप भी चुन लीजिएगा। ऊष्मीय प्रसार अधिक होता है ठोसों में, गैसों में, द्रवों में या सभी में? तो जो ऊष्मीय प्रसार होता है बच्चों, सबसे अधिक आपने पढ़ा होगा गैसों में, तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, ऊष्मा के संचरण की विधियां हैं चलन, संवहन, विकिरण या फिर उपयुक्त सभी। और आपने इसका सही आंसर पढ़ा होगा कि ऊष्मा के संचरण की केवल 3 विधियां हैं, चलन, संवहन और विकिरण। तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, उपरोक्त सभी। यहाँ से आप ऑप्शन डी को उत्तर चुन लेंगे। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का सुचालक है ए लकड़ी, बी कांच, सी तांबा या फिर डी थर्माकोल। तो चूंकि जो तांबा है ये सबसे अच्छा सुचालक होता है, तो इस यहाँ से ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, इनमें से कोई नया पदार्थ नहीं बनाता? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो कोई भी नया पदार्थ नहीं बनाते, जबकि रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जिनमें एक सदैव नया पदार्थ बनता है। तो यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन है मोम का पिघलना, जल का वाष्प में बदलना, बर्फ का पिघलना या दूध का फटना। देखिए, दूध का फटना, जब दूध फटता है तो एक नया प्रोडक्ट बन जाता है, तो ये इसलिए आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। बाकी जो ऊपर के 3 हैं, चाहे वो मोम का पिघलना हो, जल का वाष्प में बदलना हो या बर्फ का पिघलना हो, मोम पिघलेगा तो मोम ही रहेगा, जल से वाष्प बनेगा वो भी जल ही रहेगा, और जल अगर बर्फ पिघल भी जाए तो भी वो जल ही रहेगा, क्योंकि बर्फ भी जो है पानी से ही बनता है। इसलिए ऊपर वाला कोई भी परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करें, हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाता है कौन? यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हीलियम। ये भी आपने पढ़ा होगा। इसका सही आंसर है ओजोन, जो कि हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है, जो कि कैंसर होने से बचाती है। अगला प्रश्न है, अपना भोजन स्वयं बनाने में समर्थ होते हैं? यहाँ पर दिया गया मनुष्य, पशु, हरी पौधे और
पक्षी, चूँकि जितने भी हरे पौधे हैं वही खाना बना पाते हैं, इसलिए उन्हें हम लोग स्वपोषी के नाम से जानते हैं और यहाँ से आंसर हो जाएगा हरे पौधे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पौधों में जल व खनिज लवण ले जाते हैं जाइलम, फ्लोएम दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो जाइलम होता है ये जल को लेके जाता है और खनिज लवणों को, तो यहाँ से ऑप्शन आपका ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इनमें से परजीवी है, घटपर्णी है, रेफ्लैक्सिया है, अमरबेल है या वीनस फ्लाई ट्रैप है। तो इसमें बाकी सब को छोड़कर अगर हम अमरबेल को छोड़ दें, यही एक ऐसा है जो कि परजीवी है, बाकी सब परजीवी नहीं है। अगला प्रश्न है, मृदा सभी सजीवों के लिए उपयोगी है, अनुपयोगी है, केवल पौधों के लिए उपयोगी है या फिर केवल जंतुओं के लिए उपयोगी है। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी के लिए उपयोगी है, तो ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, चिकनी मिट्टी का उपयोग होता है खिलौने और मूर्ति बनाने में, चीनी के खिलौने बनाने में, चीनी के बर्तन बनाने में, मिट्टी के बर्तन, खिलौने और मूर्तियां बनाने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी ये सभी मिट्टी के बर्तन, खिलौने और मूर्तियां बनाने में। अगला प्रश्न है, पवन का वेग बढ़ाने पर वायु का दाब बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है या फिर घट जाता है या कोई परिवर्तन नहीं होता। तो सही आंसर इसका हो जाएगा, जब भी हम पवन का दाब बढ़ाते हैं, वेग बढ़ाते हैं, तो उसका जो दाब है वो सदैव कम हो जाता है, यानी घट जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, तांबे में, लोहे में, एल्यूमिनियम में या फिर सूखी लकड़ी में। तो जो विद्युत धारा है वो सूखी लकड़ी में प्रवाहित नहीं होती, आप सभी को पता होगा। अगला है, विद्युत धारा में प्रवाह होता है किसका, इलेक्ट्रॉनों का, प्रोटॉनों का, न्यूट्रॉनों का या फिर इनमें से कोई नहीं। जो विद्युत धारा है उसमें प्रवाहित होने के लिए इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेवार होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही धारा कहते हैं, ये परिभाषा दी गई है। एक फ्यूज तार का गलनांक कम होता है, घटता बढ़ता रहता है, अधिक होता है या फिर, चूंकि फ्यूज तार का काम होता है परिपथ का बचाव करना, इसलिए उसका जो गलनांक होता है वो कम होता है, जिससे घर में लगे हुए अन्य उपकरणों को बचाया जा सके। अगला है, जिसके पास अपना प्रकाश होता है वे क्या कहलाते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उनको कहते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट, 10 मिनट या 8 मिनट 16 सेकंड या फिर 20 मिनट। और आपने इसका आंसर जरूर पढ़ा होगा, पृथ्वी तक पहुंचने में इसका समय लगता है 8 मिनट 16 सेकंड। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, छोटा, सदैव बड़ा, वस्तु से बराबर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, जो उत्तल दर्पण होता है उससे सदैव जो प्रतिबिंब है सदैव छोटा ही बनता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। प्रश्न अगला है, समुद्री जल कैसा होता है, मीठा होता है, खारा होता है, खट्टा होता है या फिर उपयुक्त सभी। तो जो समुद्री जल होता है वो सदैव खारा ही होता है। तो यहाँ से ऑप्शन जो है बच्चों बी वाला सही होगा, आपने पढ़ा भी होगा। अगला प्रश्न है, जल का अणु सूत्र क्या होता है, जल का फार्मूला क्या होता है, H2O, HCl, H2SO4 या फिर HCl है, H2Cl गलत लिखा है, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ से जो हल्का जल का जो अणुसूत्र है वो होता है H2O, आपको मालूम भी होगा। अगला, जल का क्वथनांक कितना है, यानी जल कितने पे उबलता है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 400, 100 या फिर 50। और अगर आपने आंसर पढ़ा है 100 डिग्री तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, मौसम सदा रहता है, सदैव ठंडा, सदैव गर्म, सदा एक सा या भिन्न। मौसम देखा होगा आपने, जिस प्रदेश में आप रहते हो भारत देश में, आपने देखा होगा मौसम जो है सदैव भिन्न भिन्न रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किसी स्थान पर लंबे समय तक रहने वाला मौसम उस स्थान की जलवायु कहलाता है, उस स्थान का मौसम कहलाता है या तापमान कहलाता है, पर्यावरण। तो वैसे तो ये उस स्थान की जलवायु कहलाता है, आप लोग इसको
भी देखिएगा ज़रूर आंसर आप लोग, क्योंकि मैंने जितने भी आंसर लिए उनके आंसर जल्दी आपको बताने की कोशिश की। आप उसे एक बार किताबों से भी अपना ज़रूर मिलान कर लीजिएगा। वर्षा मापी यंत्र से मापते हैं बुखार, पानी, वर्षा या फिर कपड़ा। तो देखिए, जब वर्षा मापी जैसा कि नाप है, नाम ही है रेन गेज। इससे मापा जाता है कि आज कितनी बरसात हुई है और वो भी सेंटीमीटर में मापी जाती है। कुल मिला के आज के ये 30 प्रश्न थे। 100% ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे और आपको परीक्षा में ये उपयोगी साबित होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं।